नमस्कार। प्रसंगस के शख्सियत कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रसंगस में हम 6 दिन किसी विशेष विश्लेषण पे रहते हैं और 7वें दिन यानी कि रविवार को हम किसी शख्सियत से आपको मिलाते हैं। कल हमारी शख्सियत के कार्यक्रम में अपरिहार्य कारणों से उपस्थिति नहीं हो सकी, लेकिन मैं आज के शख्सियत कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ हमारे नगर के सभापति रहे प्रमुख नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मौर्य का, जो हमारे कार्यक्रम में पधारा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी याद इसलिए आई कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव सीधे होंगे, यानी कि वार्ड मेंबर सभापति का चुनाव नहीं करेंगे, जनता वहाँ की सभापति का चुनाव करेंगे। गौरव की बात है ब्यावर के लिए कि आप राजस्थान में ऐसे पहले सभापति रहे जहां आपका चुनाव, जब आप सभापति रहे थे तो जनता ने चुना, उसके बाद में वापस वही वार्ड वाली प्रक्रिया चल गई। तो उस संबंध में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हालांकि जब सभापति वार्डों के पार्षदों के माध्यम से बनते हैं तो सभापति पे दबाव महसूस करता है, लेकिन आपके कार्यकाल में क्या कुछ विशेष रहा? एक तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। और जो जनता के द्वारा सीधे सभापति या मेयर या चेयरमैन निर्वाचित होते हैं, तो निश्चित रूप से एक तो जनता की जो भावना वो परिलक्षित होती है कि जन भावना किसके साथ है और जनता क्या चाहती है। और लोकतंत्र के अंदर किसी भी चुनाव में जन भावना का आदर करना बेहद महत्वपूर्ण है। हालाँकि जो प्रक्रिया है स्वायत्त शासन में पार्षदों के द्वारा सभापति का चुना जाना, यह भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है, लेकिन इसमें जनता पहले पार्षदों को चुनती है और फिर पार्षद सभापति को चुनते हैं। तो जो सीधे चुनाव होते हैं, इसमें निश्चित रूप से सभापति को थोड़ी काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, निर्णय करने की स्वतंत्रता मिलती है, योजनाएँ बनाने की स्वतंत्रता मिलती है और दबाव कम होता है तो विकास कार्य बड़े तेज़ी से होते हैं। और आप वित्तीय और प्रबंधन के कार्य हैं, उनमें निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के साथ में सारे पार्षद हैं जो भी चुन कर आते हैं, उनकी भी भावना का आदर करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनको भी साथ लेके चलना बेहद आवश्यक है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि क्योंकि सभापति आप सीधे बने, लेकिन वार्ड पार्षदों को भी तो जनता ने चुना, उनकी भी आपने अनुशंसा के हिसाब से काम किया, तो बहुत अच्छी सराहनीय बात रही। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या राजस्थान में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि सभापति, मेयर और अध्यक्षों के चुनाव सीधे हों? निश्चित रूप से मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ कि चुनाव सीधे होने चाहिए। उससे जो नगर परिषद, नगर पालिकाएँ, उन पे विकास के जो काम हैं, उन पे निर्णय तीव्र गति से किया जा सकता है और कम से कम दबाव होगा। कम से कम दबाव होने से निश्चित रूप से जितने भी हम निर्णय कर रहे हैं जनता के पक्ष में, शहर के पक्ष में, विकास के जो नए कार्य हैं, उनको निर्णय करने में बेहद आसानी होती है। डॉक्टर मौर्य साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वैसे तो नगर परिषद काफ़ी प्राचीन हो चुकी है ब्यावर की, और यहाँ कई काफ़ी प्रसिद्ध प्रमुख और जो जाने माने यहाँ के लोग थे वो चेयरमैन रहे। लेकिन हर चेयरमैन के कार्यकाल में हर व्यक्ति की कुछ न कुछ उपलब्धि होती है। विशेष रूप से मुझे याद आ रहा है चिमन सिंह लोढ़ा, स्वर्गीय चिमन सिंह लोढ़ा के समय पे जो सड़कें बनी थी मुख्य बाजार के अंदर, आज भी इस बात का प्रमाण है कि वो सड़कें आज भी यथावत बनी हुई है। जब मुख्य बाजार, पाली बाजार में डिवाइडर बनाने की बात हुई थी तो उसको तोड़ने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन आपने चिमन सिंह डोडा के बाद में, मैं समझता हूँ कि हालांकि नरेश कनौजिया ने भी सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन अभी आपने जो अपने कार्यकाल के अंदर मेगा हाईवे बनाया
क्योंकि सी सीमेंट अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, उसके भी आगे तक अप्रोच होती है, और सीधे सीधे रूप में वो भी किसी के दबाव में, किसी के अनुशंसा पे कोई कार्य नहीं करती है, या वो कार्य जब करती है जब वहाँ उसका कोई ना कोई लिंक होता है। लेकिन आपने सड़कों की एक जो देन दी, जिसकी आज महत्व तो आज जाना जा रहा है, जब ब्यावर जिला बन गया है, तो ये जो मेगा हाईवे आपने बनाया था बस स्टैंड से लेकर के और चांदगेट तक, उसके बाद में रेलवे स्टेशन तक, लेकिन उसके बाद में तो उसमें कोई आगे काम नहीं, तो ये इसकी प्रेरणा कैसे आपको मिली? देखिए कि जब से मैंने देखा कि ब्यावर में जो मुख्य मार्ग है, काफ़ी संक छोटे थे, सड़कें इतनी विकसित जितनी होनी चाहिए उतनी विकसित नहीं थी और जन सुविधाएँ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, उनका अभाव था। मेरा ये मानना था कि किसी भी शहर की जो मुख्य मार्ग है, वो अच्छे होने चाहिए, वो शहर की शान होती है, शहर की नाक होती है और जहाँ से यातायात और लोगों का आवागमन सबसे ज़्यादा हो, वो तो निश्चित रूप से अच्छी होनी ही चाहिए। तो जो शहर का मुख्य मार्ग है, जो एनएच 8 था पहले और रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टेशन तक, आप देखेंगे कि इस मार्ग पे पूरे ब्यावर की सबसे ज़्यादा आवाजाही है और सबसे ज़्यादा मूवमेंट है और जब हम इसको देखते हैं तो बड़ी एक मन में पीड़ा होती थी कि यार कि ये शहर हमारा अच्छा होना चाहिए और जो बाकी शहरों में हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे भी विकास होना चाहिए। आप देखेंगे तो हमने ये योजना बनाई, जो कि बेहद मुश्किल थी, क्योंकि हमने दोनों तरफ 10-10 फीट की बाउंड्री तोड़ी, कई सरकारी विभाग थे, उनसे सबसे एनओसी प्राप्त की। अ, कई निजी आवास थे, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, उनको हटाया। काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सबके सहयोग से आज आप देख रहे हैं कि ये सड़क जो चांदगेट रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टेशन तक की है, इस शहर की शान है और उसकी सड़क की वजह से लगता है कि आज ये शहर है और अच्छा शहर है, क्योंकि इसमें इतना वेल प्लानिंग है, साइड में ड्रेन है, चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं, बीच में डिवाइडर है, प्रॉपर केबल्स डली हुई हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हों, चाहे बीएसएनएल की हो या दूसरी जो सर्विस लाइन्स हों, बड़ा सिस्टमैटिक बनाया हुआ है इसको। सही है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो हालांकि काफ़ी परेशानियों के बावजूद भी आपने एक ऐतिहासिक कार्य किया है जो बरसों 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 तक ब्यावर की जनता को लाभान्वित करता रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीति में हालांकि राजनीति में भी सेवा के लिए लोग आते हैं, और अपने व्यवसाय के लिए भी सेवा के लिए आते हैं, विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन आपने सभापति के समय में चिकित्सा क्षेत्र में भी, जो विशेष रूप से नेत्र रोग के अंदर आप काफ़ी प्रभावी चिकित्सक रहे हैं, आज भी हैं। तो उस समय आपने अपने आप को कैसे एडजस्ट करके चला, दोनों समाज सेवा से जुड़े कार्यों को किस प्रकार से एडजस्ट किया आपने? देखिए, दोनों ही सेवा के माध्यम हैं और दोनों ही सीधे जनता को लाभान्वित करता है। राजनीति भी जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जन कल्याण के लिए लिए जाते हैं, जनता के लिए लिए जाते हैं और जो चिकित्सा कार्य है, निश्चित रूप से वो तो सेवा में सर्वोत्तम और सर्वोपरि माध्यम है सेवा का, क्योंकि वो पूरा जन कल्याण और मानव सेवा के लिए समर्पित पेशा है। तो आपने देखा होगा कि जब मैं सभापति था, तब भी मैंने कभी ऑपरेशन करने नहीं छोड़े, मरीज़ देखना नहीं छोड़ा। मैं नियमित रूप से ऑपरेशन करता था और नियमित रूप से नगर परिषद का कार्य भी करता था। तो दोनों में मैंने सामंजस्य और संतुलन बना के हमेशा काम किया। डॉक्टर साहब, आपके कार्यकाल के अंदर ऐसा भी कुछ होगा कि आपने विशेष कार्य किए होंगे जो ब्यावर की जनता के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं, तो ऐसे कोई विशेष कार्य हैं जो आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ, तो मुझे स्वास्थ्य का बारे में पता है कि ये निश्चित हमारी प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो हमने कई जो आपके गार्डन थे, उनको हमने विकसित किया, उनकी बाउंड्री बनवाई, उनमें पेड़-पौधे लगवाए, जो मुख्य मार्ग है उन पे पेड़-पौधे लगवाए, उनको हरा-भरा किया कई गार्डन्स को। आप जैसे मदर चाइल्ड विंग आज जो बना हुआ है, वहाँ पे पूरा अतिक्रमण हो रखा था, उसको हटाया और आज मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के जो बजट घोषणा के अनुसार यहाँ पे मदर चाइल्ड विंग बना, उसको क्रियान्वित कराया और आप देखेंगे जो आज के तारीख में खेल स्टेडियम है,
खेल स्टेडियम में उस समय मांगीलाल जी गरासिया जी खेल मंत्री थे। उनसे खेल बजट आवंटन करा के खेल स्टेडियम में 50 मकान थे। उन 50 मकानों को हमने सफलतापूर्वक हटाया, आपसी सामंजस्य और सहयोग से। और आप देख रहे हैं कि आज खेल स्टेडियम भी अपना आकार ले चुका है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है आज शहर में। हमने, जैसे आप देखेंगे कि पुरानी ब्यावर के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री जी के बजट से वो आवास आज बन चुके हैं। और कई जो भूमिहीन लोग थे, जिनके पास हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में कोई मकान या कुछ नहीं था, ऐसे लोगों को हमने 50-50 गज के प्लॉट दिए ताकि वो अपना मकान बना सके, अपना जीवन यापन सम्मानपूर्वक कर सके अपने परिवार के साथ में। तो ऐसे कई काम हैं जो हमने जन कल्याण के काम किए। आप देखेंगे प्रशासन सेवाओं की ओर हमने राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आज तक, जब से नगर परिषद बनी है, उसके बाद में सर्वाधिक लेआउट स्वीकृत किए और सर्वाधिक पट्टे दिए हैं, सर्वाधिक किसी भी कार्यकाल में। तो ये हमने बहुत तेज़ी से और लोगों को सीधा लाभान्वित करने के बहुत सारे काम किए हैं। निश्चित रूप से जो पट्टे वाला है कि लोग भटकते फिरते हैं या जिस तरह के व्यक्तिगत वाले काम भी हैं आपने काफ़ी अच्छे से किए हैं। एक इतिहास कायम किया सर्वाधिक पट्टे देने का। मैं अब दूसरे क्षेत्र में जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भी फैको पद्धति ब्यावर में आपकी ही देन है। तो आपने इसको किस प्रकार से शुरू किया? आज क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या बाहर जो यहाँ के जो मरीज़ थे नेत्रों के, क्या उनका अब यहीं पूरा उपचार हो पा रहा है किसी भी तरह का? अ, जो फेको पद्धति है, मैंने 2006 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और 2006 में मैंने पार्श्वनाथ हॉस्पिटल जॉइन किया था। उसके बाद में 2007 और 8 में मैंने एम्स दिल्ली से फेको ट्रेनिंग किया और एक राजकोट से मैंने फेको ट्रेनिंग किया। उस समय यदा-कदा गिने-चुने लोग ये सर्जरी किया करते थे, उनमें से मैं भी एक था। धीरे-धीरे काफ़ी लोग अब करने लगे हैं, लेकिन हम जो अभी आज के समय में कर रहे हैं, ये फेको में भी सबसे एडवांस सर्जरी हम करते हैं, जिसको एमआईसीएस कहते हैं, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें हम बिल्कुल बारीक छेद से 2.2 mm से हम सर्जरी करते हैं और हमारे पास अभी टॉप वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं सारे। जैसे लेंस की पावर के लिए हमारे पास स्वेप्ट सोर्स लेज़र है, कॉर्निया के लिए हमारे पास टोपोग्राफी है, रेटिना के लिए हमारे पास ओसीटी और ग्रीन लेज़र है। और फ़ेको में तो ऑब्वियसली हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारा सेंटर है वो अ, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के लिए राजस्थान सरकार ने अप्रूव कर दिया है। तो वी आर द वन ऑफ द फर्स्ट सेंटर इन दिस एरिया कि जो कि ये सर्जरी कर पाएँगे आने वाले भविष्य में। और जैसे कई लोग निमच जाते थे और जाते थे, वो सारी सर्जरी हम यहाँ पे परफ़ॉर्म करेंगे और कर रहे होंगे। बहुत ही बड़ी अच्छी बात बताई कि एम्स से आपने 2 साल तक एम्स तो माना जाता है, एम्स में आपने 2 साल तक एमएस करने के बाद में ब्यावर में अपनी सेवाएँ दी है। निश्चित रूप से ब्यावर के लोगों को एम्स के एक जो ट्रेनिंग शुदा या जिनको भी अनुभव वाले जो डॉक्टर हैं उनकी सेवाएँ यहाँ मिल रही हैं। दूसरा अभी आप एक और नया झंडा ब्यावर में गाड़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपने खुद ने बताया कि कॉर्निया के क्षेत्र के अंदर जो काफ़ी एक बीमारी जो काफ़ी संगीन बताई जाती है इसको, इसका लेकर के भी पहला सेंटर बिहार में खुल रहा है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। लेकिन क्या नेत्र चिकित्सा से अलग हटके, क्या चिकित्सा क्षेत्र में अन्य सुविधाओं के लिए भी आपका कोई प्लान है ब्यावर के लिए? अभी हमारा नया चिकित्सालय निर्माणाधीन है। आने वाले 6 से 8 महीने में हम इसको ऑपरेबल कंडीशन में लेके आ जाएँगे। हम बिल्कुल प्रीमियम और क्वालिटी सर्विस पे हमारा फ़ोकस है। जितनी भी हम सर्विस देंगे, चाहे लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो, चाहे क्रिटिकल केयर हो, चाहे इवन कि कैथ लैब कार्डियक से रिलेटेड सर्विसेज़ हों, वो हम ये हमारे नए हॉस्पिटल में हम शुरू करेंगे। इवन कि हम नी ट्रांसप्लांट सर्जरी है, रिप्लेसमेंट सर्जरी है और चीज़ें हैं, सब हम आने वाले समय में शुरू करेंगे। तो ये हैं डॉक्टर मौर्य जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर भी
अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से उन्हें कदम दर कदम सफलताएँ मिलती है। चिकित्सा क्षेत्र में भी आप जब बता रहे हैं कि जो आपका आने वाले 6-8 महीने में नया अस्पताल यहाँ स्थापित होने जा रहा है, उसमें वो सुविधाएँ यहाँ मिलेगी जो अहमदाबाद, जयपुर में लोगों को जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। आपने हमारे कार्यक्रम में आकर के अपना व्यस्ततम समय में से अमूल्य समय हमें दिया। हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए, आपका बहुत-बहुत आभार। शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कल फिर प्रसंगवश के साथ में आपके सामने किसी प्रसंग के साथ में मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।